हेलो स्टूडेंट, मैं कमला बांड्रा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बाज़ार एवं बाज़ार की क्रियाएं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, बाज़ार या मंडी शब्द से आशय उस स्थान विशेष से होता है जहाँ किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता एकत्र होकर अपनी अपनी वस्तुओं का क्रय अथवा विक्रय करने का कार्य करते हैं। ऐसे तो ये एक संकीर्ण अर्थ में है और व्यापक अर्थ में हम लोग कहते हैं कि बाज़ार वो है जहाँ पे हम लोग बिना उपस्थित हुए भी वस्तुओं क्रय विक्रय करते हैं, जैसा कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कृषि वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो बाज़ार है मुख्यतः उसका अर्थ हम लोग लेते हैं उसी स्थान से जहाँ पर क्रेता और विक्रेता अपने अपने वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। अब हम देखते हैं बाज़ार के प्रकार। यहाँ जो बाज़ार है, पहला बाज़ार वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार। इसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, वस्तुएं समरूप होती है, उसकी कीमत भी समान होती है और ये आपस में ही प्रतियोगिता करते हैं। दूसरा जो है एकाधिकार प्रतियोगिता। इसमें एक ही विक्रेता होता है, वस्तु भी एक ही होती है, उसका कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होता है। और जो तीसरा है वो अपूर्ण प्रतियोगिता। जैसा कि हम लोग जानते हैं वास्तविक जीवन में ना ही तो पूर्ण प्रतियोगिता और ना ही एकाधिकार प्रतियोगिता पाई जाती है, बल्कि उसके बीच की स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसमें आपके बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, वस्तु समरूप नहीं होकर के भिन्न भिन्न होती है और यही आपस में प्रतियोगिता करते हैं। इसके अंतर्गत 3 तरह की अवस्थाएं आती है। पहला जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता। इसमें जो वस्तुएं बेची जाती है वे समरूप नहीं होकर के भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि इसे हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि साबुन को ले लेते हैं। साबुन में आपका लक्स, डब, नीम, ये तीनों हैं तो साबुन, लेकिन इस सब के रंग, इसके रूप और कलर, सुगंध सब अलग अलग होंगे, इसलिए ये भिन्न भिन्न हुई। और दूसरी कि ये जो कंपनियां हैं जो उसे उत्पादित करती है उसे ही वही कंपनी उत्पादित कर सकती है, कोई अन्य कंपनी नहीं। इस तरह से एकाधिकारी भी है, इसीलिए इसे एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं। दूसरा जो अल्पाधिकार, इसमें 3 से अधिक विक्रेता होते हैं और ये समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तीसरी जो है द्वैधाधिकार, जिसमें 2 विक्रेता होते हैं और ये एक जैसी वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं। अब हम देखेंगे कृषि विपणन कार्य। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कृषि विपणन का अर्थ कृषक के खेत से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचना होता है। तो उस दौरान बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे उसका भंडारण है, उसका विभाजन है, उसका पैकिंग है, ये सब कार्य वहाँ करने पड़ते हैं और ये ऐसे कार्य हैं जो उसके मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए ये कृषि विपणन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है मुख्य कार्य, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे एकीकरण, या हम लोग कह सकते हैं एकत्रीकरण या इकट्ठा करना। जब कृषक खेत में फसल को काटता है उसके बाद उसे सबसे पहले वो एकत्र करता है, जहाँ से हम उसका श्रेणी विभाजन करते हैं, फिर उसको पैकिंग करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, उसके बाद फिर उसे बेचने के लिए तैयार करते हैं। तो हमारा जो पहला काम होता है उसे इकट्ठा करना। दूसरा परिष्करण या माल संवारना। इसे हम लोग कह सकते हैं कि कच्चे माल से निर्मित माल में तैयार करना, या हम लोग जैसे धान से चावल निकालना, या गेहूं से आटा निकालना, या कपास से रुई निकालना। तो इस तरह से हमने एक अनाज उत्पन्न किया, तो इसी को ही मुख्यतः हम लोग परिष्करण या माल संवारना कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारा कार्य है वो है वितरण। अब अनाज हमने निकाल लिया है, उसके बाद उसे कहाँ भेजना है, शहर में भेजना है या गाँव में ही बेचना है, तो वहाँ से हम लोग यहाँ वहाँ उसको भेजते हैं, बांटते हैं कि इसे कहाँ कहाँ बेचना है। तो मुख्यतः यही हमारा वितरण कहलाता है। जो अगला है हमारा गौण कार्य।
जो हमारा पहला गौण कार्य है वो है पैकिंग, भराई या संवेष्टन। जैसे कि हमने अभी पहले ही पढ़ा कि हम उसे अनाज को निकालते हैं, लेकिन अनाज एक नाशवान वस्तु है तो उसको काफ़ी समय तक रखना होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है किसी ऐसे चीज़ में रखना जिसमें कि वो सुरक्षित रहे, तो इसके लिए हम उसे पैकिंग करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसे एक ऐसे आवरण में रखते हैं जिसमें कि वो सुरक्षित रह सके। इसी क्रिया को ही पैकिंग या भराई या संवेष्टन कहते हैं, जिसमें कि वस्तु सुरक्षित होती है लंबे समय के लिए, साथ ही आने ले जाने में भी इससे आसानी होती है। दूसरा जो हमारा प्रमुख कार्य है वो है परिवहन। अब अनाज पैकिंग आदि होने के बाद हम उसे कैसे ले जाएंगे, हमारे पास क्या साधन है, ये उस अनाज के मूल्य को निर्धारण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम उसे बैलगाड़ी में ले जा रहे हैं, बस में ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में ले जा रहे हैं, किस में ले जा रहे हैं, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा जो है श्रेणीयन व प्रमापीकरण। श्रेणीकरण को हम लोग वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें समरूप होती हैं, जैसे रंग में, आकार में, तो हम लोग उसे उसी ही श्रेणी में रखते हैं कि हाँ वो एक ही तरह का वस्तु है। तो यहाँ अनाज में भी हम लोग एक जैसे अनाज को एक तरह रख देते हैं। जैसे कि लंबे धान है तो उसे लंबे ये में अच्छी श्रेणियों में रख देते हैं या अच्छा किस्म का, और जो छोटे छोटे होते हैं उसे हम लोग कम श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है हमारा प्रमापीकरण। जैसे कि प्रमापीकरण से तात्पर्य है उस वस्तु के बारे में एक सामान्य नियम, जैसे कि हम लोग एक मार्क को जानते हैं। एक मार्क के बारे में कहते हैं कि नहीं, जिस वस्तु पर होगी हम लोग उस वस्तु को कहते हैं बहुत ही अच्छी है, उसका हम हर तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह उस वस्तु का प्रमापीकरण भी जरूरी है। चौथा है हमारा संग्रहण या भंडार। जैसा कि हम जानते हैं कृषि का कार्य है हमारा साल में केवल एक ही 4-5 महीने होता है, लेकिन उसकी मांग जो है साल भर होती है। ऐसे में तो सुरक्षित रखने की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम उसे भंडार गृह में या संग्रहण अच्छे तरीके से करना चाहेंगे। तो इसीलिए भंडार गृह की आवश्यकता होती है जहाँ पर कि हम उसे सुरक्षित रख सकें और उसकी पूर्ति साल भर करते रहें। पांचवा जो है हमारा कीमत निर्धारण। जो हमारी वस्तु है या जो हमारी अनाज है उसकी क्या कीमत हो, इसके लिए जो कृषक ने जो भी कष्ट सहा है, जिस तरह से उसने उसको एकत्र किया है, उसका पैकिंग किया है, फिर उसको लेके आए हैं, तो इन सब अपने लागतों को ध्यान में रखकर वो उसका निर्धारण करता है। छठा है जोखिम वहन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कृषि विपणन का अर्थ कृषक के खेत से उपभोक्ता की थाली तक होता है, लेकिन जो इतना लंबा सफ़र है उसके तय करने में बहुत सारे जोखिमों को उसे उठाना पड़ता है। तो इस जोखिम को भी वो अपने कीमत निर्धारण में शामिल करता है। अगला है हमारा वित्त व्यवस्था। जैसा कि हमने देखा सबसे पहला तो एकत्रीकरण है, फिर उसकी पैकिंग है, फिर उसके बाद वितरण है, फिर परिवहन है, श्रेणीयन है, आदि कार्यों में बहुत ही पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि वो इन सब कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। अगला है हमारा क्रय विक्रय। जैसे कि किसी वस्तु को हम मंडी में लाते हैं, उससे क्रय और विक्रय करना है, तो इसके लिए बाज़ार में ये व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे कि क्रेता है, क्रेता का मुख्य उद्देश्य होता है कि मुझे कम से कम कीमत पर उसकी आवश्यक वस्तु मिल सके, और विक्रेता भी जो मुख्यतः होता है उसका भी उद्देश्य होता है कि उसका जो उपज है वो उसे उसकी अच्छी कीमत मिल सके। तो इसलिए एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कि इन दोनों को ही लाभ हो, तो ऐसी एक व्यवस्था करनी पड़ती है। अगला जो है हमारा मांग उत्पन्न करना। किसी भी वस्तु की मांग उत्पन्न करने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, जैसे उस वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचाना। वर्तमान समय में आप लोग विज्ञापन आदि को जानते हैं, जिसमें कि किसी वस्तु के लिए की जाती है कि हाँ इस वस्तु में ये विशेषताएं हैं, इसे आप लेंगे या आपको ये मिलेगा, इसको लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
कि जो विपणन व्यवस्था है उसमें मांग उत्पन्न करने के लिए ऐसे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। अगला जो है हमारा विपणन सूचना सेवा। किसी बाज़ार में किस वस्तु की क्या कीमत होगी या विक्रेता और क्रेता को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाकर वो वस्तु का क्रय विक्रय कर पाते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कृषि विपणन कार्य में ये सारे कार्य शामिल किए जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा विषय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।